हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साई स्टार फिजिक्स में, जहां मैं बनाता हूं फिजिक्स की मुश्किल प्रॉब्लम्स को आप सभी के लिए बहुत ही इजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा वेक्टर अलजेब्रा and the other one is vector calculus। अब वेक्टर एनालिसिस खुद में तो कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कैरी करता नहीं है, पर जो बाकी टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे फिजिक्स में ही अगर हम मान लें, कहीं पर डॉट प्रोडक्ट, कहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट, कहीं पे हमें डाइवर्जेंस निकालना होगा, कहीं पे हमें ग्रेडियंट निकालना होगा, कहीं पे हमें कर्ल निकालना होगा। मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन्हीं सब की बात होती है। तो जो इस वाले पार्ट में वेक्टर एनालिसिस के जो हम पढ़ेंगे दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। अब अलजेब्रा तो सभी को पता है भाई क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बट वेक्टर्स के मामले में ना दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम वेक्टर एडिशन की बात कर सकते हैं या तो हम बात कर सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की। अब वेक्टर प्रोडक्ट्स भी हमारे पास भाई दो टाइप के होते हैं। वन इज हमारा डॉट प्रोडक्ट और एक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। किन्हीं दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी रिसीव होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होती है ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है वो हम आगे जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर एडिशन। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक है हमारे पास a, दिस इज अवर a वेक्टर, और ये है इसी से लगा हुआ हमारा b वेक्टर। नॉर्मल अलजेब्रा में अगर हम इसे ऐड करने जाएं तो भाई इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस वही हमारा इसका सम। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वेक्टर अलजेब्रा में हम देख रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के इंटरेक्शन से जो नेट रिजल्टेंट हुआ है वो क्या हुआ है। सो दिस इज अवर रिजल्टेंट। यहां पर इन दोनों के एडिशन का प्रोडक्ट ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब भाई ये आया कहाँ से, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे आया? तो ये ऐसे आया, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है हमारे पास b। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा। जैसा कि हमने पिछले फिगर में देखा कि जो b वेक्टर था वो a वेक्टर के हेड पे डायरेक्टली ले ओवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये तो यहाँ पर टेल टू टेल कनेक्टेड है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। भाई हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करते हैं और इसकी प्रोजेक्शन जो है उसको ए वेक्टर की हेड पे ले लेते हैं। ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। क्यों एक्सटेंड करता हूँ? क्योंकि ये जो थीटा एंगल है ना, ये तो थीटा नहीं होगा, लेकिन ये हमारे पास थीटा ज़रूर होगा, बिकॉज दीज बोथ आर पैरेलल और इनके बीच में से एक लाइन जा रही है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब b का प्रोजेक्शन इस वाली लाइन पे विल बी, यहां से यहां तक विल बी b cos थीटा। सिमिलरली दिस विल बी b sin थीटा।
अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से ये वाला जो b sin थीटा वाला कंपोनेंट है इसको यहां पर, इसकी यहां पर प्रोजेक्शन लेता हूं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये भी b sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब मुझे चाहिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा, वो होगा यहां से लेकर के यहां तक, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज अ, इसको हम नाम देते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। छोटा ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारा परपेंडिकुलर है दैट इज b sin थीटा, इसका स्क्वायर प्लस जो हमारा बेस है। अब बेस यहां पर क्या है, बेस है हमारा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा स्क्वायर्ड। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर कॉस थीटा और b स्क्वायर साइन थीटा में से हम b स्क्वायर बाहर निकाल के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर है, तो अब इसके अंदर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेशन रिजल्टेंट का निकल के आ गया, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो इस तरीके से निकल कर आता है। अब यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन की भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे भाई, अब ये जो r है इसको मैं मान लेता हूं कि ये a वेक्टर से अल्फा एंगल पर है। तो अल्फा एंगल पर है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा a अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो जो हमारा इसका जो इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास निकल के आई है tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब ये तो है वेक्टर एडिशन की बात, ये तो बहुत ही सिंपल सा केस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की। वेक्टर प्रोडक्ट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। अब सवाल ये आता है कि वेक्टर एनालिसिस में सिर्फ दो ही टाइप के प्रोडक्ट्स क्यों हैं, वेक्टर्स के सिर्फ दो ही टाइप के प्रोडक्ट्स भाई क्यों हो सकते हैं। तो क्यों हो सकते हैं इसको थोड़ा सा ना एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो वही पुराना वाला अपना केस, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये इनके बीच में है कुछ एंगल थीटा। अब देखो ये वेक्टर्स ना दो ही तरीके से एनालाइज करे जा सकते हैं। कैसे, या तो मैं बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे लूं, ये हो गया मेरा बी वेक्टर,
का प्रोजेक्शन ऑन ए। इन दोनों के इंटरैक्शन मतलब कि बी का जो कंपोनेंट है, जो प्रोजेक्शन मैंने ए पर ली है, और ए वेक्टर खुद कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होंगे। डॉट प्रोडक्ट कर यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है कि बी का प्रोजेक्शन हमने ए पर दिया और ए वेक्टर के साथ इंटरैक्ट करके इसने क्या कुछ फेरबदल करी होगी आपस में कि इसका कुछ प्रोडक्ट बना होगा। तो या तो मैं उसे एनालाइज कर लूं, ठीक है, या तो मैं इनकी ऑर्थोगोनैलिटी को एनालाइज कर लूं। ऑर्थोगोनैलिटी को एनालाइज करने के लिए मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा और इन दोनों के बी के प्रोजेक्शन ऑन ए की वजह से ए के अंदर क्या कुछ फर्क आ रहा होगा, दोनों को क्या कुछ इंटरेक्शन हो रही होगी, उसको एनालाइज करने पे जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो होगा डॉट प्रोडक्ट। तो भाई जब दो ही तरीके के इंटरेक्शंस हो सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, तो चार तरीके के प्रोडक्ट तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम वेक्टर अलजेब्रा में सिर्फ दो ही टाइप के प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं क्रॉस वर्सेस डॉट की। क्रॉस वर्सेस डॉट। अब डॉट प्रोडक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक वेक्टर था बी वेक्टर और ये एक वेक्टर था हमारा ए वेक्टर। अब मैंने इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर लिया और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, अंडरस्टूड है। तो ये जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी बी कॉस थीटा। तो भाई अब ये जो पार्ट है इन दोनों ने इंटरेक्ट कर, मतलब इसकी प्रोजेक्शन ने और ए वेक्टर ने आपस में कुछ इंटरेक्शन किया, तो उस इंटरेक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज हमारा डॉट प्रोडक्ट। कि अब देखिए कि ये सेम डायरेक्शन ऑफ ए है, तो यहां पर डायरेक्शन की बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए हमारे पास इसका जो रिजल्ट होता है वो स्केलर निकल के आता है। वेयर एज क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैथमेटिकल नोटेशन है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप ये है कि देखिए, मानिए अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और ये एक दूसरे से एंगल थीटा पे हैं और हम इनकी ऑर्थोगोनैलिटी को एनालाइज करना चाहते हैं, तो मैं इन दोनों के इंटरेक्शन को देखूंगा। तो ये इन दोनों के इंटरेक्शन को स्टडी करते टाइम मुझे ना एक और वेक्टर मिलता है जो कि इस तरीके से बताया जाता है, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। उसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स फिंगर्स को कल करके पता लगाई जाती है। मानिए मैंने ए है, ए की तरफ अपनी फिंगर्स को ऐसे स्प्रेड किया, बी की तरफ ले गया, तो मेरा जो थंब है वो आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करूंगा तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा जो ए और बी से परपेंडिकुलर होगा और जिसकी डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स। अब अगर मैं यहां पे इनका जो ऑर्डर है उसे स्विच कर दूं, मान लो मैं कर दूं बी क्रॉस ए, तो अब क्या हुआ यहां पे, अब मैं बी की तरफ फिंगर्स को पॉइंट करूंगा और ए की तरफ कर्ल करूंगा। तो अब जो मेरा जो नया वेक्टर निकल के आ रहा है जो दोनों के परपेंडिकुलर दैट इज इनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि b क्रॉस a इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b। ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते। इनके अंदर हमें दो अलग अलग वेक्टर्स मिलते हैं जिनकी डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस f। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? टॉर्क की डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड्स और इनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे कैसे। ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई भैया, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई अमन भैया। अब आप हमें ये बता दीजिए कि हम इन्हें निकालेंगे कैसे। तो बिल्कुल बता देते हैं भाई कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर
और एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी क्या है हमारे पास, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब ये आई कैप जे कैप के कैप तो मुझे एक्सपेक्ट करता हूं मैं इतना कि आप सभी को पता होंगे। ये x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ये y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और ये k डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। इतना तो आप सभी को मालूम ही होगा कि भाई ये होते क्या हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां पर भी ले लेता हूं भाई, ए वेक्टर जो है दैट इज हमारा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बी वेक्टर है हमारे पास b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, a डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप प्लस a2 b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस a3 b3 के कैप डॉट के कैप। अब i डॉट जे का क्या हुआ भैया, अब आप पूछेंगे i डॉट जे का क्या हुआ, j डॉट के का क्या हुआ, k डॉट आई का क्या हुआ। ये तो टर्म्स आपने लिखे ही नहीं, तो ये मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि भाई हमारा जो फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का दैट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे, अब ये सारे के सारे आपस में भाई हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 कितना होता है, अंडा। अब जब कॉस 90 ही अंडा है तो भाई इन टर्म्स के साथ जो लिखे हुए टर्म्स होंगे वो भी तो अंडा ही हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना। तो फिर इनको लिखने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं लिखा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, लेकिन आप कहेंगे कि भैया जी आपने तो कहा था कि ये तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये तो इसके साथ ये लग के आ गए। भाई ये स्केलर प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं यानी कि जिनके बीच में एंगल जीरो होता है, उनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो वो आता है 1। कैसे आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब भाई इनके बीच में एंगल है जीरो, कॉस जीरो इज 1, तो हमारे पास जो टोटल रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स या इनलाइन वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होता है दैट इज 1। तो यहां पे ये आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो जो हमारे पास बच के निकल के आएगा वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। बस यही है हमारा डॉट प्रोडक्ट, इतना सा ही है हमारा डॉट प्रोडक्ट बस। अब बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप बनाते हैं एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका डिटर्मिनेंट, इन्हीं टर्म्स का डिटर्मिनेंट। ऊपर लिखेंगे आप आई जे और के, यहां लिखेंगे आप ए की टर्म्स और यहां लिखेंगे आप बी की टर्म्स। ले लीजिए इनका डिटर्मिनेंट, नो इशू। कैसे लेंगे, आई कैप, ये वाली रो और कॉलम को हाइड करूंगा मैं, a2 b3 माइनस a3 b2 फाइन, माइनस जे कैप, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करूंगा, a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस के कैप a1 b2 a2 b1, a1 b2 a1 b2 और a2 b1 माइनस a2 b1। तो बस यही है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब भैया देखो हमने इस तरीके से इसे क्यों निकाला, अब जब मैं जानता हूं कि a क्रॉस b जो है हमारा दैट इज a b साइन थीटा।
तो अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मैंने ले लिए, 90 डिग्री वाले वेक्टर्स अगर मैं लूंगा, जो कि मैंने लिए भी हैं, आई के साथ मैंने जे और के टर्म्स का इंटरेक्शन दिखाया है, मतलब जो आई है यानी कि यूनिट वेक्टर इन एक्स, उसके साथ मैंने जो हमारे स्केलर्स ऑफ जे एंड के है उसका इंटरेक्शन दिखाया, सिमिलरली जे के साथ किया, सिमिलरली के साथ किया। अब अगर मैं इसके अंदर आई डॉट आई की बात करूं, यानी कि इन लाइन वेक्टर्स की बात करूं, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स की बात करूं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करूं, तो वो यहां पर 0 डिग्री पर होंगे। अब 0 डिग्री पर मौजूद होंगे तो साइन 0 विल बी 0, तो यहां पर आई के साथ आई का इंटरेक्शन दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए हम इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये जो वेक्टर हमारे पास निकल कर आया है, ये लंबा चौड़ा सा, ये जो वेक्टर हमारे पास निकल कर आया है लंबा चौड़ा, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से या इस तरीके से, राइट हैंड थंब रूल से डिफाइन करेंगे। एक वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स ले जाऊंगा, कर्ल करूंगा, जिस तरफ थंब डायरेक्ट पॉइंट करेगा वही हमारे रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमें इन दोनों के इंटरेक्शन की, ऑर्थोगोनैलिटी की इंटरेक्शन से जो हमें एक नया वेक्टर मिला है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशंस। देखिए, अगर ए डॉट बी हमारे पास 0 है तो इसका मतलब क्या है? ए डॉट बी अगर हमारे पास 0 है, इसका मतलब है कि जो हमारा ए बी कॉस थीटा है, तो थीटा जरूर हमारे पास 90 रहा होगा, या तो हमारे पास दोनों वेक्टर में से कोई एक 0 वेक्टर आया होगा, तो 0 वेक्टर को सॉल्व करने से कोई मतलब ही नहीं है। दो नॉन जीरो वेक्टर्स को सॉल्व करने पे अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो दैट मीन्स कि इनके बीच का जो एंगल है वो जरूर 90 डिग्री रहा होगा, तभी cos 90 0 बना, ये पूरा का पूरा रिजल्ट 0 बना। तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, एक ही बात है। देख लेते हैं भाई दूसरा, कि अगर ए क्रॉस बी मेरे पास 0 आ जाए तो इसका क्या इंडिकेशन है? इन दोनों ही केसेस में ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब ये 0 वेक्टर नहीं है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी साइन थीटा एन कैप जरूर 0 रहा होगा। फाइन, तो इसका मतलब यह है कि जब ये दोनों नॉन जीरो हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो रहा होगा। अब मैग्नीट्यूड नॉन जीरो रहा है तो जरूर भैया इनके बीच का जो एंगल है ना वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स, मतलब अगर मेरे पास किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल मतलब कुछ नहीं होता, एक दूसरे के 180 डिग्री, जैसे ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, यही होता है एंटी पैरेलल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो या तो ये वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं या इन लाइन हैं, मतलब एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। तो अगर मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो ठीक है भाई, आज के जो हमारा वीडियो था उसके लिए बस इतना ही। अगर आप आज तक वेक्टर प्रोडक्ट्स को तो पढ़ रहे थे लेकिन आपको उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, फिजिकल मीनिंग्स के बारे में ना पता हो और आज आपको कुछ नया देखने को, सीखने को मिला हो इनके बारे में, तो प्लीज़ करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, करें मेरी वीडियो को लाइक और भर दें मेरी कमेंट सेक्शन को प्यारे प्यारे कमेंट्स से। मिलते हैं आपसे वेक्टर एनालिसिस के पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।